और इस दोनों का समेशन जो है लैटेंट हीट एंड सेंसिबल हीट, इस दोनों का सम जो है ये कहलाता है इंथैल्पी। ठीक है, एंड इंथैल्पी इज कैलकुलेटेड property of vapor which is defined as total heat content. It is the sum of sensible heat and latent heat. इसके बाद है एक critical temperature. There is a certain temperature for every liquid or gas which is called its critical temperature. और इसके नीचे या ऊपर when a gas is above its critical temperature, any amount of increase in pressure cannot liquefy it. When the temperature is below its critical point, the gas can be liquefied without lowering its temperature. केवल प्रेशर इंक्रीज करके ही उसको लिक्विफाइड किया जा सकता है। अब क्या है लैटेंट हीट का प्रिंसिपल? Any substance in passing from the liquid to gaseous state absorbs at constant temperature a specific quantum of heat known as the latent heat of evaporation and gives up latent heat on passing from gaseous to liquid state. condenser बिल्कुल कंडेंसर में होता है ये चीज। अब बिल्कुल यहाँ भी वही प्रिंसिपल है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मान लीजिए 1000 kg आइस है और उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट करने के लिए, मैंने बताया ना वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और आइस का मेल्टिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 kg आइस को मेल्ट करने में जितना हीट रिक्वायर्ड होगा, जितना लैटेंट हीट, that will be equivalent to 1 ton कूलिंग कैपेसिटी। ठीक है, इन 24 आवर्स। और इसका टाइम कितना क्या होगा 24 आवर्स में, तो इसको बोलते हैं 1 टन कूलिंग कैपेसिटी। बिल्कुल वैसे ही एक्सपेंशन प्रिंसिपल क्या है? व्हेन ए गैस एक्सपेंड्स विदाउट एक्सटर्नल हीट एक्सचेंज इट्स टेम्परेचर फॉल्स एंड व्हेन इट इज कंप्रेस्ड विदाउट एक्सटर्नल हीट एक्सचेंज इट्स टेम्परेचर इंक्रीज। एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन में ये चीज होता है। अब है यूनिट्स ऑफ रेफ्रिजरेशन। ये कुछ टर्मिनोलॉजीज है जो कि रेलवे का एयर कंडीशनिंग सिस्टम में जाने से पहले जानना होगा। तो यूनिट्स ऑफ रेफ्रिजरेशन किलो कैलोरी, इट इज डिफाइंड एज, जैसा कि हम जानते हैं हीट का जो एसआई यूनिट है दैट इज कैलोरी। तो एंड 1 कैलोरी इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी जूल्स? Anyone can say? 4.2 or 4.186 joule equivalent to 4.2 joule. Yes. So kilocalorie, it is defined as the amount of heat to be added or removed to lower the temperature of 1 kg of water by 1 degree Celsius. ठीक है, या तो 1 डिग्री ऐड करने में या फिर उसको रिमूव करने में वाटर का जितना हीट रिक्वायर्ड होगा, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 1 किलो कैलोरी। तो और ये BTU है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। इसका क्या है? इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट टू बी एडेड रिमूव टू रेज लोअर द टेम्परेचर ऑफ 1 पाउंड ऑफ वाटर। अब यहाँ केजी है और उसी को यदि पाउंड क्वांटिटी में लेते हैं तो वो हो जाता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। तो 1 किलो कैलोरी इक्विवेलेंट टू 3.97 ब्रिटिश थर्मल यूनिट। मतलब 1 किलो कैलोरी जो है वो बिगर यूनिट है एज कंपेयर टू ब्रिटिश थर्मल यूनिट। टन ऑफ रेफ्रिजरेशन
1 ton cooling capacity equivalent to 3024 kilocalorie per hour. 1 ton cooling capacity equivalent to 3024 kilocalorie per hour, and when we convert this kilocalorie per hour into British thermal unit per hour, the result comes as 3.517 kilowatt. रेफ्रिजरेशन साइकिल, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल, जो कि इसमें रेफ्रिजरेंट के रूप में R22 है। लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, सबसे पहले यहाँ कंप्रेसर में चलिए, ये कंप्रेसर है, ये लो प्रेशर साइड है इसका, और ये हाई प्रेशर साइड। लो प्रेशर साइड हर हमेशा सक्शन एंड होता है और हाई प्रेशर साइड डिस्चार्ज एंड होता है। तो ये हॉट गैस है 43.3 डिग्री सेंटीग्रेड और 1585 किलो पास्कल प्रेशर। कौन? इसके बाद यहाँ पर चला गया कंडेंसर यूनिट में। कंडेंसर में क्या है, जो हॉट गैस रेफ्रिजरेंट है, यहाँ पर कुछ हीट जो है इजेक्ट होता है और एटमॉस्फेयर में जाता है, क्योंकि कंडेंसर ये कॉपर पाइप्स है और इसके हीट को डिसिपेट करने के लिए यहाँ पर लगा हुआ रहता है एक कंडेंसर फैन, ठीक है, जो कि एटमॉस्फेरिक एयर को ही सक करके फिर कंडेंसर कॉइल होते हुए फिर हीट को ओपन एटमॉस्फेयर में ही इजेक्ट कर देता है। तो मतलब यहाँ पर यदि 4.3 डिग्री सेंटीग्रेड है टेम्परेचर, तो ये एटमॉस्फेयर में निकलने के बाद कितना हो जाता है, क्योंकि यहाँ कूल हो रहा है, स्लाइड टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है इसका, तो ये हो जाता है 40.6 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ हॉट गैस जो है वो हॉट लिक्विड कंडेंसर से निकलने के बाद ये हॉट गैस हॉट लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। अब latent heat of condensation transferred and refrigerant change from hot gas to hot liquid। अब देखिए हॉट लिक्विड 43.3 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर उसका ऑलमोस्ट वही रहा, ठीक है, लेकिन ये इसका स्टेज जो है ये चेंज हो जाता है। अब एक्सपेंशन वाल्व से ये क्रॉस करता है, देखिए एक्सपेंशन वाल्व, और यहाँ से क्रॉस होने के बाद ये रेफ्रिजरेंट जो है ड्रास्टिकली ये काफी ज्यादा कूल्ड होता है। ये कूल लिक्विड वेपर, और यहाँ पर इसका टेम्परेचर कितना हो गया 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब इसका बहुत बड़ा रोल है, कहाँ किसका, एक्सपेंशन वाल्व का। और ये 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड और ये 482 किलो पास्कल, मतलब यहाँ पर 35 psi प्रेशर हो गया, और यहाँ पर जो है 420 और 435 psi का प्रेशर रहता है। उससे ज्यादा प्रेशर होने से एचपी के कारण कंप्रेसर ट्रिप करता है, और यहाँ पर 35 psi है, और इससे ज्यादा लो होने से फिर यहाँ भी एलपी के कारण ट्रिप करता, और ये एलपी होने से क्या होगा, मतलब कूलिंग कॉइल में जो इवेपोरेटिंग कॉइल है उसमें आइस का फॉर्मेशन होगा। तो इसके बाद 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड है, और यहाँ पर मान लीजिए कोई इसका डिसिपेशन नहीं होगा, मान लीजिए 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो धीरे धीरे आइस फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर लगा हुआ रहता है ब्लोअर यूनिट, ठीक है, जो कि इस पर फोर्सली अटैक करता है, जो इवेपोरेटर कॉइल है, और जो चिल्ड एयर है, कूल्ड कंडीशनड एयर है, वो जाता है कंपार्टमेंट में। और
फिर इधर से क्रॉस होने के बाद ये सक्शन एंड है, ये गैसियस फॉर्म में फिर कन्वर्ट हो गया इवेपोरेटर कॉइल से क्रॉस होने के बाद। मतलब इस ढंग से ये क्लोज्ड एंड कंप्लीट रेफ्रिजरेशन साइकिल हुआ। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक? Coefficient of performance, COP. The coefficient of performance of a refrigeration cycle is an expression of the cycle efficiency, and it's stated as the ratio of the heat absorbed in the refrigerated space to the equivalent heat energy supplied to the compressor. Coefficient of performance क्या हुआ? जिस एरिया को कंडीशन करना है, कूल्ड करना है, उसका एरिया heat absorbed from the refrigerated space and equivalent heat energy supplied to the compressor. क्योंकि एनर्जी जो हम दे रहे हैं वो तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं और कंप्रेसर को दे रहे हैं मेनली। ठीक है, तो उसको जितना एनर्जी दिए और वो मतलब कंडीशनड स्पेस कितना को कूल करना है, उसका हीट, उसके हीट एब्जॉर्ब, इस दोनों का रेशियो जो है यही कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। मतलब in nutshell it can be said that cooling effect in kilowatt divided by power input to the compressor kilowatt। क्या कुछ बोलना चाह रहे हैं? आप लोग सुन तो पा रहे हैं आसानी से? जी। तो कुछ पूछना चाह रहे थे? नहीं सर। ओके। अब चलते हैं रेलवे के एयर कंडीशनिंग सिस्टम में। एसी कोचेज टाइप्स, कितने टाइप्स का है एसी कोचेज? सबसे पहले अंडर स्लंग एसी कोच, और सेकंड हो गया रूफ माउंटेड एसी पैकेज कोच। अंडर स्लंग सिस्टम में 110 वोल्ट डीसी पावर सप्लाई के रूप में है, और जो आरएमपीयू में है उसमें 415 वोल्ट 3 फेज। जी। और फिर आरएमपीयू में भी दो प्रकार का आरएमपीयू है आज के डेट में। एक कन्वेंशनल आरएमपीयू, कन्वेंशनल आरएमपीयू मींस जो कन्वेंशनल आईसीएफ कोच में लगता है, दैट इज कन्वेंशनल आरएमपीयू। आरएमपीयू अलग नहीं है, अब तो बिल्कुल सेम ही आरएमपीयू लग रहा है इसमें भी, कन्वेंशनल, लेकिन इसमें ज्यादा फीचर्स है एलएचबी के आरएमपीयू में। तो मतलब टनेज जो है ऑलमोस्ट सेम आ रहा है दोनों का। कूलिंग कैपेसिटी 7 टन का इसमें भी, और 6.5 टन का था ये कन्वेंशनल आईसीएफ कोच में, लेकिन अब 7 टन ही आ रहा है लगता है इसमें भी। और दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं क्या है एलएचबी और एलएचबी नहीं, अंडर स्लग सिस्टम में, जिसमें कि कंप्रेसर जो है ओपन टाइप का है और अंडर स्लग में है, एंड working with 110 volt DC. So underslung with plant equipment, compressor, condenser, evaporator motors work at 110 volt DC, और RMPU में plant equipment, all air conditioning equipments works on 415 volt 3 phase AC. अंडरस्लंग में नेक्स्ट क्या है, ओपन टाइप कंप्रेसर, और जो आरएमपीयू में है उसमें हर्मेटिकली सील्ड स्क्रॉल टाइप का कंप्रेसर आज के डेट में यूज हो रहा है। कंप्रेसर कंडेंसर माउंटेड ऑन अंडरस्लंग फ्रेम, जबकि इसमें टोटल एटिक्लेंस अवेलेबल है कहां पर, रूफ में। सो इट इज कॉल्ड रूफ माउंटेड एसी पैकेज यूनिट आरएमपीयू। कंपैरिजन ऑफ एसी प्लांट्स
ये पैरामीटर्स है और ये रूफ माउंटेड एसी पैकेज यूनिट एंड these features are for underslung AC unit. वेट 700 केजी एवरेज रख दिया है, जबकि है नहीं। जैसे सिटवाल का 620 केजी, उसी ढंग से लॉयड एंड फेडरर का 630 केजी, तो ये है। और अंडरस्लंग एसी का वेट 1350 केजी है। इंस्टॉलेशन टाइम 4 आवर्स, इसमें कुछ नहीं है, हाइड्रा रहेगा टोटल, मतलब आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं इजीली। और इसको रिप्लेस इंस्टॉलेशन टाइम, इसको तो रिप्लेस आसानी से क्या नहीं जा सकता, बल्कि वर्क करना होता है ट्रेन में ही, गाड़ी में ही, ठीक है। तो इसीलिए इसका इंस्टॉलेशन टाइम 4 डेज। रेफ्रिजरेंट RMPU में R22 और अब जो लेटेस्ट आया है LHB में, इसमें 407C इज बीइंग यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट, जबकि अंडरस्लंग में R134A। अब तो ये ऑब्सोलेट हो गया है, तो अब इसको वासी बोला जाएगा, हो रहा था। या अभी भी इंडियन रेल में कुछ कोच है इस ढंग का, जिसमें कि अंडरस्लंग एसी सिस्टम है। रेफ्रिजरेंट चार्ज लेस, हाँ बोलिए। आवाज नहीं क्लियर आ रही। आवाज नहीं आ रही क्लियर? अब आ रही है? आ रही है सर, आपकी तो आ रही है। ओके ओके। तो रेफ्रिजरेंट चार्ज, जो रेफ्रिजरेंट है, इसमें 2.85 केजी एक कंप्रेसर के लिए, जबकि अंडरस्लंग सिस्टम में 15 केजी रेफ्रिजरेंट रिक्वायर्ड है। वन साइड, हाँ 15 केजी क्या? बोथ प्लांट, 15 केजी इन बोथ प्लांट। क्या नहीं, 4 प्लांट, उसमें 4 नहीं है, 2 ही कंप्रेसर है। वो कन्वेंशनल तो कोचेस ये में, एक कन्वेंशनल कोचेस में, जी बस दो ही। तो ये एक में है इतना 15, 2 यूनिट में जो है हाँ, तो दोनों यूनिट में 30 केजी। ठीक है, यस। ओह माय गॉड, तो बहुत ज्यादा है इसमें, बहुत ज्यादा, 2.85 या 3 केजी। यस। इसमें एक इसमें भी जो है जी 3 केजी है, जी जी, तो 2.85 केजी ही है, ये 3 केजी एवरेज है, एवरेज जी हाँ। तो ये 4 कंप्रेसर है, इसलिए ना कैपेसिटी कंट्रोल इसमें जो है 25% है, जबकि इसमें 50% है। जी 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 हाँ, तो नेचुरल है, एनर्जी वेस्टेज इसमें ज्यादा होगा, क्यों? जी इसमें या तो 50% या 100% में चलेगी, जबकि इसमें 25%। अब जी 4, हाँ मान 20, लीजिए हाँ जी विंटर का सीजन है, जी हाँ जी हाँ जी हाँ, तो ये कैपेसिटी कंट्रोल इजी है। हाँ जी हाँ, सिस्टम डिजाइन हर्मेटिकली सील्ड टाइप कंप्रेसर रूफ माउंटेड एसी पैकेज यूनिट में है, जबकि अंडरस्लंग में ओपन टाइप है। यस। लीक पोटेंशियल इसमें कम है, ऑलमोस्ट नील है, हाँ ऑलमोस्ट कम है। और अंडरस्लंग अंडरस्लंग में इसलिए ज्यादा है क्योंकि जितना है वो अंडरस्लंग में है, और जी जी सब नीचे है। नीचे ही है। और हीट ट्रांसफर में भी काफी कठिनाई होती है, ड्यू टू डस्ट एकुमुलेशन, हाँ जी हाँ, और कंडेंसर बहुत गंदे हो जाते हैं, हाँ बहुत गंदे हो जाते बैड स्मेल है, ये सब हैं। है। जी मेंटेनेंस बहुत कम है, और बहुत ज्यादा, अंडरस्लंग में बहुत ज्यादा बहुत है ह्यूज मेंटेनेंस जी। आर डीसी की रिक्वायर्ड। मोटर, डैमेज ड्यू टू कैटल रन ओवर, हाँ काफी फूट जाता था। डैमेज ड्यू टू फ्लैश फ्लड्स, तो चूंकि ये RMPU में सभी कंपोनेंट्स रूफ में लगे हुए हैं, इसलिए नील है। और अंडरस्लंग सिस्टम में जो फ्लड प्रोन एरिया है, तो उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि सभी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं उसमें। इलेक्ट्रिकल डिवाइस है ना, कंप्रेसर, कंप्रेसर मोटर लगा हुआ है, कंडेंसर मोटर लगा हुआ है। यस। परफॉर्मेंस जो है RMPU का एक्सेलेंट है,
जी, इसका क्योंकि hermetically sealed है, सील्ड है जी और हाँ। अंडरस्लंग में deteriorates quickly due to dust accumulation, जी हाँ, जी हाँ, क्योंकि जी हाँ। हीट ट्रांसफर इजीली नहीं होता है, नहीं हो पाता इसलिए है तो इसका चोक हो जाते हैं। परफॉर्मेंस जो है काफी वीक होता है, जी हाँ, काफी जी हाँ, जी वीक हाँ। होता है इसलिए। जी हाँ, कंडेंसर वगैरह काफी हाँ। चोक हो जाते हैं, कंप्रेस उनको बड़ा मुश्किल हो जाता है साफ करना। हम्म। ठीक है, पहले कर लेते हैं पढ़ाते हैं, जी उसके जी, बाद आप लोगों से करेंगे। ठीक ठीक, ठीक ठीक है सर। तो ओके। Originally reciprocating type main Europe compressor were used in RMPUs. However, they have been progressively replaced by scroll compressors. Each of them is of 3.3 ton capacity. जो एक RMPU में 2 कंप्रेसर लगे हुए हैं, उसमें एक का कैपेसिटी जो है 3.3 टन कूलिंग कैपेसिटी का है। तो इस ढंग से टोटल एक कोच रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर रेसिप्रोकेटिंग टाइप अभी नहीं है, रेसिप्रोकेटिंग टाइप पहले था कंप्रेसर, पहले था मैनुरॉक के अब जो अब जो है स्क्रॉल टाइप का यूज हुआ। स्क्रॉल टाइप के आगे। जी हाँ, जी हाँ। ओके, वो काइंडली म्यूट रखें अपने माइक को, ठीक है? फिर जब होगा एंड ऑफ द सेशन, या मैं जब बोलूं कुछ आप लोगों को इश्यूज रहे तो उस समय आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, सो प्लीज कीप म्यूट योर माइक। पार्ट्स ऑफ RMPUs, स्क्रॉल कंप्रेसर, कंडेंसर फैन मोटर। एक RMPU में क्या क्या इलेक्ट्रिक डिवाइस लगे हुए हैं वो देखते हैं। स्क्रॉल कंप्रेसर 2 है, कंडेंसर फैन मोटर 2 है, इवेपोरेटर फैन मोटर 1। मतलब ये इन नट सेल में ये समझ जाइए, एक RMPU में 2 कूलिंग सर्किट है। क्या है? एक RMPU में 2 कूलिंग सर्किट है, और वो बिल्कुल अलग है, ऐसा नहीं एक दूसरे से लिंक्ड नहीं है, और दोनों सर्किट का कूलिंग इफेक्ट जो है वो कंबाइंड है, क्योंकि ये इवेपोरेटर फैन मोटर जो है वो एक ही है। इसीलिए एक कंप्रेसर यदि खराब भी हो गया तो क्या है, RMPU बंद नहीं होगा, क्या है उसका कूलिंग इफेक्ट जो है 50% हो जाएगा। नेचुरल है ना, अब 2 कंप्रेसर में 100% तो एक कंप्रेसर में 50%। उसके बाद हीटर एलिमेंट है 2 3 किलोवाट का, टोटल 6 किलोवाट है एक RMPU में। तो इसका यूज तो बहुत कम होता है इंडियन क्लाइमेट में, फिर भी विंटर के सीजन में। वैन रिले 2 है, ये इसका लोकेशन है दोनों रिटर्न एयर डक्ट के पास, ये वैन रिले है। वैन रिले क्या है, ये इंश्योर करता है जो ब्लोअर का स्पीड जो है सही है, स्पीड सही है, और साथ ही साथ क्या है, रोटेशन ऑफ ब्लोअर इज आल्सो प्रॉपर कंडीशन। प्रॉपर मींस रिवर्स नहीं है। मान लीजिए ब्लोअर का जो डायरेक्शन है वो नहीं हो करके उसमें पावर सप्लाई 3 फेज पावर सप्लाई जो है रिवर्स चला गया है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ब्लोअर जो है रिवर्स डायरेक्शन में मूव करना शुरू होगा। तो रिवर्स डायरेक्शन में होगा तो कंडीशन एयर को क्या करेगा, वो तो खींचेगा ही फेंकने के बजाय। तो ये कौन इंश्योर करता है, वैन रिले। ठीक है, कंडेंसर कॉइल यूनिट ये भी 2 है, इवेपोरेटर कॉइल यूनिट ये भी 2 है। केवल एक कौन है, ब्लोअर मोटर केवल एक रहता है। तो इसीलिए जो एक RMPU में यदि हर्ट का काम करता है तो वो कौन यूनिट है बताएं, वो ब्लोअर मोटर है। क्यों? कुछ भी बंद हो जाए ठीक है, लेकिन ये यदि बंद हो जाएगा तो सांस ही बंद हो जाएगी ना, यही तो एयर को सर्कुलेट करता है। मान लीजिए ब्लोअर में भी बंद हो जाए तो क्या होगा, जितना भी गेट है तुरंत इमीडिएट खोलना होगा, नहीं तो लोग सांस कैसे ले पाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले RMPU में चलता भी है तो वो ब्लोअर ही चलता है। तो नॉमिनल करंट ड्रॉन बाय RMPU इन कूलिंग मोड इज इक्वल टू 18 to 20 एम्पियर।
RMPU कूलिंग कैपेसिटी 6.6 टन, क्योंकि 3.3 टन है एक कंप्रेसर का और दो कंप्रेसर ही कूलिंग इफेक्ट का के लिए रेस्पॉन्सिबल है, इसलिए दो का जो है 6.6 टन। थर्मोस्टेट सेटिंग कन्वेंशनल कोचेज जो कट इन है और कट आउट है। कट इन किसको बोलते हैं? कट इन बोलते हैं जिस समय कंप्रेसर स्टार्ट हो जाए, या कोई भी कंप्रेसर नहीं, यदि विंटर है तो विंटर में क्या स्टार्ट होगा? हीटर स्टार्ट होगा। तो कट इन मतलब जो भी कंप्रेसर है या हीटर है वो स्टार्ट होगा, और कट आउट मतलब उस टेम्परेचर रेंज या उस टेम्परेचर लिमिट के बाद क्या होगा? वो बंद हो जाएगा, या तो हीटर बंद होगा या फिर कंप्रेसर बंद होगा। तो दिस इज कॉल्ड कट इन एंड कट आउट। तो विंटर में 19 डिग्री सेंटीग्रेड कट इन है और कट आउट 21 डिग्री सेंटीग्रेड। समर में 25 डिग्री सेंटीग्रेड कट इन मतलब कंप्रेसर स्टार्ट होगा, कूलिंग शुरू करेगा, और 23 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे ही टेम्परेचर रीच हो गया तो कंप्रेसर जो है बंद हो जाएगा। लेकिन गरीब रथ एक्सप्रेस में चूंकि उसका फेयर कम लगता है तो इसलिए उसका सेटिंग भी जो है अलग है। विंटर में तो सेम है, लेकिन समर में इसके टेम्परेचर रेंज को दोनों ही जो कट इन और कट आउट है दोनों को 2 डिग्री सेंटीग्रेड से डिफर किया गया है। जैसे कि समर में कट इन है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब रीच करता है तब जो है कंप्रेसर स्टार्ट होता है, और कट आउट कंप्रेसर स्टार्ट होता है मतलब कूलिंग स्टार्ट होता है, और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचने पर ही कट हो जाता है, जबकि और नॉर्मल कोच में 23 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह कट आउट होता है। RMPU ये रूफ माउंटेड एसी पैकेज यूनिट का लेआउट है, और ये दोनों जो दिख रहा है आपको ये कंडेंसर फैन मोटर का ये ब्लेड है, और नीचे में इसका मोटर लगा हुआ है, वर्टिकल माउंटेड है। और ये क्या करता है? ओपन एटमॉस्फेयर से हीट मतलब ओपन एटमॉस्फेयर से एयर को सक करके इस डक्ट के थ्रू, ठीक है, इस नेट के थ्रू, और फिर यहाँ पर इसके अंदर ये एल्युमिनियम फिन्स हो गया ऊपर में, और उसके अंदर है कॉपर पाइप्स जिसमें कि रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है, और उसको टच करते हुए ये हॉट एयर जो ओपन एटमॉस्फेयर में इजेक्ट हो जाता है। इसलिए यदि यहाँ पैर रखा जाए या यहाँ मतलब रियलाइज किया जाए तो काफी ज्यादा हॉट एयर जो है यहाँ मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया कंप्रेसर, और मतलब कंडेंसर फैन मोटर दो रहता है, और दो कंप्रेसर है, डायगोनली रहता है, एक कंप्रेसर यहाँ है तो एक इस साइड है कंप्रेसर, और कंप्रेसर से जो है निकलता है वही कॉपर पाइप जो कि रेफ्रिजरेंट फ्लो होता है उसमें, उसको रेफ्रिजरेशन सर्किट भी बोलते हैं। और ये सब चीज तो आप लोग बहुत देखे भी होंगे। RMPU फ्रंट व्यू वो तो आपने देख लिया टोटल व्यू, और ये जो है फ्रंट व्यू है। फ्रंट व्यू में आप 3 डक्ट दिख रहा है, ये है कंडीशनड एयर डक्ट और 2 है रिटर्न एयर डक्ट। एक RMPU में कितना एयर डक्ट होता है बताइए? एक RMPU में एयर डक्ट कितना होगा? 3 होते हैं सर। और कोई बोलिए। 5 बिल्कुल सही, दिख भी रहा है, यहाँ 5 दिख नहीं रहा है इसलिए आप लोग बोल दिए। यहाँ भी रहता है, एक इस साइड और एक इस साइड। इसको कौन एयर डक्ट बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रेस एयर डक्ट। तो टोटल जो है ये, और यहाँ पर मिक्सिंग चेम्बर है, फ्रेश एयर डक्ट और ये रिटर्न एयर डक्ट, और यहाँ पर है मिक्सिंग चेम्बर। तो 25% फ्रेश एयर और 75% जो है रिटर्न एयर, ये दोनों मिक्स होकर के फिर इधर से ही कंडीशनड एयर बन करके आता है कंपार्टमेंट, और फिर कंपार्टमेंट में ये जो है पैसेंजर के बॉडी को टच करते हुए फिर जो है दोनों रिटर्न एयर से
फिर रिसाइकल्ड होकर के कंडीशनड एयर बन करके आता है। ठीक है, तो कन्वेंशनल आरएमपीयू कोच ट्रफ, मेटालिक ट्रफ वेल्डेड विथ कोच रूफ। इसी ट्रफ के ऊपर जो है आरएमपीयू माउंट करता है, इसी पर मतलब होल्ड करता है, रेस्ट करता है। ठीक है ना, और ये रहता है थोड़ा सा सस्पेंशन टाइप का, जो मतलब जर्क लगने से ये टूट ना जाए, इसीलिए ये बना हुआ। और ये कोच ट्रफ है। इस साइड रहता है वही कंप्रेसर कंडेंसर, और इस साइड हो गया क्या, इस साइड रहता है जैसा कि दिख रहा है आपको, एक साइड हो गया ब्लोअर, और दोनों साइड रहता है ये इवेपोरेटर कॉइल, इधर इवेपोरेटर कॉइल, और फिर यहाँ से दो रिटर्न एयर डक्ट है, और ये मिक्स होकर के फिर कंपार्टमेंट में कंडीशनड एयर के रूप में एंटर करता है। ओके, आरएमपीयू फिटमेंट ऑन कोच, देखिए यहाँ पर भी यही है, एसी कोच यूनिट, कंडेंसर फैन आउटलेट, फ्रेश एयर इनटेक, रिटर्न एयर डक्ट, बेलोज। अब डायरेक्ट तो जो है ये तो एल्युमिनियम या स्टील का ये बना हुआ है, मतलब फिक्सर बना हुआ है, तो इसको तो डायरेक्ट नहीं दे सकते हैं, तो इसके लिए ये बेलोज लगा हुआ है, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें कंडीशनड एयर को कंपार्टमेंट में भेजने के लिए, और ये सप्लाई एयर डक्ट बेलोज, तो तीनों में बेलोज लगा हुआ है। ब्लैक स्मिथ के दुकान में देखे ना बेलोज रहता है ना, फुकनी टाइप का, वही चीज। और ये बॉटम साइड एक्सेस ओपनिंग प्रोवाइडेड फॉर रिटर्न एयर फिल्टर्स 2 numbers and blower unit, condenser fan outlet, opening on coach roof for fresh air, return air filters and blower motor, opening for supply air entry। देखिए यहाँ पर भी यही है, टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ। टेम्परेचर सेंसर हर हमेशा कहाँ रहता है, रिटर्न एयर डक्ट के पास। रिटर्न एयर के पास रहेगा तब ना टेम्परेचर किसका सेंस करना है, वो फ्रेश एयर, कंडीशनड एयर का टेम्परेचर उसको मेजर नहीं करना है, उसको मेजर क्या करना है, रिटर्न एयर टेम्परेचर। उसी सेंसर से तो कनेक्ट है किया कंप्रेसर का ऑन ऑफ। ये 23 और 25 डिग्री सेंटीग्रेड सेटिंग जो है वो किसके बेस पर है, जो टेम्परेचर सेंसर है उसी के बेस पर ये है। तो टेम्परेचर सेंसर फ्रेश एयर, रिटर्न एयर, 1 fresh air plus 3 times return air means 25% fresh air and 3 times return air। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे पीक समर सीजन है और कंप्रेसर भी प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है, उस कंडीशन में 0% फ्रेश एयर और 100% रिसाइकल्ड एयर पर भी कुछ देर के लिए एसी को चलाते हैं कि नहीं। अब तो परमानेंट फिक्स ग्रिल हो गया है। पहले बेलिमो मोटर था, जो सर्वो मोटर 24 वोल्ट डीसी ऑपरेटेड सर्वो मोटर, इसमें ये प्रोविजन था, जो यदि कंपार्टमेंट का टेम्परेचर 28 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया या फिर 14 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया विंटर में, तो जो फ्लैपर वाल्व है, डोर जो है कंप्लीट शट डाउन कर देता था, और जब तक नॉर्मल ना हो जाए टेम्परेचर जो 23 डिग्री और 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो तब तक जो है वो तब तक जो है वो फ्रेश एयर डक्ट जो है क्लोज रहता था माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू फ्लैपर मोटर के द्वारा। Condenser duct, the
कंडीशनड एयर डक्ट इज प्रोवाइडेड विथ सेंट्रल डायगोनल बैफल। ये क्या है, जस्ट लीनियर नहीं है कंडीशनड एयर डक्ट, क्योंकि एयर का वेलोसिटी यूनिफॉर्म रखने के लिए, कंडीशनड एयर के स्पीड को यूनिफॉर्म रखने के लिए ये सेंट्रल बैफल, डायगोनल बैफल के फॉर्म में रखा जाता है इसको। पर्पस ऑफ डायगोनल बैफल पार्टीशन इज टू मेंटेन कांस्टेंट वेलोसिटी थ्रू आउट द एंटायर डक्ट। It also serves the purpose of uniform airflow throughout the coach in case of failure of one RMPU of diffuser. The conditioned air velocity inside the compartment obtained is below 6 meter per minute to 12 meter per minute. ये क्या है, डिफ्यूजर के पास एयर का वेलोसिटी, लेकिन जब वो ह्यूमन के फेस लेवल पर आता है, पैसेंजर के फेस लेवल पर आता है, तो उसका स्पीड कितना है, दैट इज 0.1 मीटर पर सेकेंड टू 0.2 मीटर पर सेकेंड एट द फेस लेवल ऑफ पैसेंजर। इससे ज्यादा होगा तो या तो फिर ज्यादा ठंड भी लगेगी और थोड़ा सा नॉइज भी होगा, तो इससे मतलब इरिटेशन भी होगा पैसेंजर में। तो ऐसा नहीं है, रेलवे का एसी क्या है, परफेक्ट एसी है और HVAC है ये, हीट एंड वेंटिलेशन एसी। यदि बहुत ज्यादा कूलिंग हो जाएगा तो वो भी दिक्कत है, बहुत ज्यादा हीटिंग होगा तो हीटिंग होना ही नहीं चाहिए, और नॉइज भी नहीं, मतलब कंफर्ट फैक्टर्स को भी ध्यान रखा गया है इसमें। और ह्यूमिडिटी जो है दैट शुड आल्सो बी अंडर कंट्रोल एंड लाइज बिटवीन 40% to 60%। 60% से कम नहीं होना चाहिए एक्चुअल में, यदि कम होगा तो भी दिक्कत है, क्या कि पूरा जो है बॉडी मतलब ये ड्राई होगा, और यदि हाई है तो क्या होगा, स्वेटिंग ड्राई ही नहीं होगा, तो मतलब पैसेंजर जो है फील्स अनकंफर्ट। डक्ट अरेंजमेंट इन AC चेयर कार। ये RMPU 2 और RMPU 1 दोनों कोच, एक कोच के दोनों साइड में लगा हुआ है, और जो विंडो मतलब AC चेयर कार है उसमें देखिए सेंट्रल में ही लगा हुआ है ये return air temperature 23 degrees centigrade, return air 23 degrees centigrade, and PP power panel side conditioned air, and this is non power panel side conditioned air. ये AC3 टियर कोच का AC डक्ट है। तो ये कंडीशनड एयर पार्टीशन बैफल 3-tier AC डक्ट, ये इस डिफ्यूजर को इंडिकेट कर रहा है, और कंडीशन ये इस कलर का जो है ये कंडीशनड एयर डक्ट। Conditioned air partition baffle, aluminum conditioned air partition baffle with bottom side
रबर टू अवॉइड लीक न्यू कोच में, और कंडीशनड एयर वुडन पार्टीशन बैफल ओल्ड कोचेज, रूफ फॉल्स सीलिंग जिसमें कि वो ग्लास वॉल भी लगा हुआ रहता है हिट को, मतलब ये कवर करने के लिए कि जो कंडीशनड एयर है उसमें ज़्यादा हीट का इंक्रीज नहीं हो, हीट इंक्रीज नहीं हो। कंडीशनड एयर डिफ्यूजर ये देखिए 2 ढंग का डिफ्यूजर है ICF कोच में, जबकि जो LHV कोच में आजकल परफोरेटेड डक्ट है। तो आपकी आवाज बहुत कट रही है। हाँ बोलिए। आपकी आवाज सर काफी कट रही है। आवाज क्लियर नहीं है सर। आवाज नहीं आ रही है? कट आवाज नहीं आ रही है? अभी आ रही है? तो बड़ी डिस्टोर्टेड वॉइस आपकी। ओ यार मेरी प्रॉब्लम ड्यू टू नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रॉब्लम। नेटवर्क है सर। हाँ आवाज सुनाई दे रही है आप लोग को? सर ब्रेक हो रही है, आवाज ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो रही है? अच्छा क्या हो रहा है? लाइटें किसका है? नो साउंड सर, नो साउंड। अच्छा अच्छा हो गया अभी तो ये कंडीशनड एयर पार्टीशन बैफल जो है ये डायगोनल बैफल है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ कंडीशनड एयर के लिए, क्योंकि यदि एक जैसा रहेगा, बैफल फॉर्म में नहीं रहेगा, तो कहीं कंडीशनड एयर का वेलोसिटी ज्यादा कहीं कम होगा, तो कहीं ज्यादा कूलिंग होगा कहीं लेस कूलिंग होगा, और फाइनली जो है वो पैसेंजर का इरिटेशन झेलना होगा। तो इसीलिए ये डायगोनल बैफल फॉर्म में जो है उसको पार्टीशन आपकी किया आवाज जाता बड़ी है। डिस्टोर्टेड आ रही है सर, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ सर आवाज बहुत डिस्टोर्टेड हो रही क्यों क्लियर आ रही सर। है? आवाज क्यों हो रही है आवाज कट कट के भाई? कटिंग इट्स इट्स साउंडिंग लाइक कट 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 कट। अच्छा कंडीशनड एयर डिफ्यूजर ये 2 ढंग का डिफ्यूजर है। एक देखिए विंडो एसी में जनरली मिलेगा, मतलब जो एसी चेयर कार्ड है, और ये एसी टियर के रूप में जो है इस ढंग का मिलेगा डक्ट आपको। सर नहीं आ रही क्लियर वॉइस सर, डिफ्यूजर बहुत ज्यादा डिस्टॉर्टेड आ रही सर। आवाज नहीं आ रही है? साउंडिंग लाइक कट 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 कट।
डेस्कटॉप एप्लीकेशन से। ओके, देखते हैं फिर से। हाँ, अब आवाज आ रही है? Yes, now clear, sir. Now clear, okay, right. Air conditioning, RMPU, silent features, इको हो रही है, फिर देखते हैं। Echo हो रही। हाँ, वही देख रहे हैं क्या इसमें से। सर इको हो रही है, क्या है इसका ये? हाँ? इको भी हो रहा है सर, और ये लॉगिन नहीं आती है। हाँ, now it is clear. अब आप लोग सुन पा रहे हैं? इको अब सुन रहे हैं आप लोग? सर इको हो रहा है बहुत अभी भी। इको क्यों हो रही, वही तो। सर आपने 2 डिवाइस से लॉगिन कर रखा है शायद, दोनों के माइक ऑन है। 2 डिवाइस ऑन है? जी सर। आपका कौन है इसे? कैसे हो गया? अब तो इको नहीं आ रही है, क्यों हो रहा है ऐसा? आ रही है सर, आपके 2 डिवाइस ऑन सर, यहाँ पे 2 डिवाइस दिखा रहे हैं।
end session कहाँ से एंड सेशन करें? एंड सेशन इसमें ब्रेक ग्रुप पर नहीं है ना, ये वेबएक्स में है। पब्लिक्स के लिए ये सचिन सचिन शूज में कैसे बहुत 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 बड़ी ठीक है। मेरे लिए बहुत मुश्किल भी था मेरे सामने किट्टू गिदवानी फिर ज्वाइन करें। वेरी डिफिकल्ट थिंग क्योंकि वो इतने फ्लेयर में चल रही सेट हो गया हाँ और अच्छा ठीक है। इंटर जाने याद दिलाते रहे। अच्छा अब क्लियर है? आपको मेरी बहुत है। आज तक बना के रखा करे। यस सर। हेलो अब क्लियर आई। यस सर क्लियर अच्छा अब साउंड क्लियर है। अच्छा ओके। राइट राइट। तो USB एयर कंडीशनिंग जो कन्वेंशनल कोच है उसके आरएमपीयू का क्या क्या फीचर्स है वो देख लीजिए। आरएमपीयू सबसे पहले हुआ क्या, रूफ माउंटेड एसी पैकेज यूनिट, और सेविंग्स क्या क्या है एज कंपेयर टू अंडरस्लंग टाइप सिस्टम। तो सेविंग्स कहाँ है, लाइट इन वेट, सेव्स फ्यूल फॉर हॉलिंग, क्योंकि इसका वेट जो है ओनली 630 kg, वेयर एज वेट ऑफ सर आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। अंडरस्लंग एसी सिस्टम इज स्लाइड स्लो नहीं हो रही है। 1315 सर स्क्रीन शो नहीं kg। हो रही आपकी। शो नहीं हो रही है। स्क्रीन नहीं हो रहा है स्क्रीन शेयर? नहीं सर। अच्छा स्क्रीन इज नॉट शोइंग। नहीं ठीक है, दिख रहा है। अब हो रहा है शेयर? नहीं सर। नॉट येट सर। अच्छा अब आया। अब हो रहा है शेयर? हो गया सर हो गया। हाँ जी सर हो गया। अच्छा अच्छा ओके। तो सेविंग्स हो गया वेट में, जो कि एक 630 kg है, तो दूसरा जो है ऑलमोस्ट 1500 kg है। यूजेज ऑफ रेफ्रिजरेंट आर 407C in a small quantity less than 3 kg, only 2.85 kg refrigerant is being used for one compressor, one cooling circuit, जबकि कन्वेंशनल अंडरस्लंग सिस्टम में 15 kg रेफ्रिजरेंट यूज हो रहा है। RMPU silent features low downtime, replacement of the RMPU unit can be done in less than 2 hours, 2 to 4 hours। मतलब इसमें क्या है, हाइड्रा है अवेलेबल, तुरंत जो है रिप्लेस कर सकते हैं RMPU को। रेफ्रिजरेंट लीक, hermetically sealed system has no fittings or sharp seals, thus it presents little potential of gas leaks and avoids major breakdowns। क्योंकि यहाँ सभी कुछ जो है रूफ में लगा हुआ है, इसीलिए जो रेफ्रिजरेंट लीक का पोटेंशियल जो है वो नेग्लिजिबल है। ठीक है। लो मेंटेनेंस, द यूनिट इज ऑलमोस्ट मेंटेनेंस फ्री
since it uses 3-phase AC motors. अब देखिए सेम पावर रेटिंग के लिए क्योंकि यहाँ पर 3-phase सिस्टम है इसलिए so it requires less maintenance due to presence of 3-phase motors. No commutators or brushes to wear out as in DC motors. DC motors होने से क्या था 110 वोल्ट DC सिस्टम में it requires regular and frequent replacement of carbon brush, commutator, etc. Rapid heat dissipation mounted on the roof, thus no dust collection in condenser, therefore requires no maintenance or water spraying on condenser coils, giving rapid and better heat dissipation. अब अंडरस्लंग सिस्टम में क्या था चूंकि डस्ट एक्युमुलेशन के कारण हीट ट्रांसफर जो है हो नहीं पाता था इसलिए कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जो बोलते हैं हम COP हीट एब्सॉर्ब्ड बाय रेफ्रिजरेंट एरिया मतलब जो कूलिंग एरिया जिस एरिया को कूल करना है बाय डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिकल सप्लाई सप्लाइड टू कंप्रेसर ये जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है वो काफी वीक होता है अंडरस्लंग सिस्टम में जबकि RMPO में ये बहुत अच्छा है एफिशिएंसी जो है अंडरस्लंग सिस्टम से काफी बेहतर है RMPO में सेफ ऑपरेशन no chance of damage due to flash floods cattle runs or flying blast energy efficient compact and modular with short refrigerant efficient pipes thus loss of capacity through longer connecting pipes is eliminated अंडरस्लंग सिस्टम में क्या है कॉपर पाइपिंग जो है बहुत लंबा लंबा होता था क्योंकि दो ही 50% कैपेसिटी कंट्रोल है और इसमें 25% कैपेसिटी कंट्रोल है कैपेसिटी कंट्रोल यूज ऑफ 4 compressors per coach offers control from 25% to 100% and standby facility saving electricity अब उसमें क्या है कोई स्टैंड बाय नहीं है 50% या 100% लेकिन हाँ क्लास ठीक है compressor are started through time delays to reduce peak current ड्रॉल क्योंकि दो कंप्रेसर एक साथ चलेगा तो नेचुरल है हाई करंट थ्रस्ट जो है स्टार्टिंग में हाई इनरस करंट ड्रॉ करेगा कंप्रेसर जबकि RMPO में ये नहीं है इसमें टाइम डिले लगा हुआ है और 4 कंप्रेसर्स है तो एयर कंडीशनिंग इंक्लूड्स कूलिंग हीटिंग इक्विपमेंट्स क्या क्या है इसमें कंप्रेसर कंडेंसर यूनिट इवेपोरेटर यूनिट थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व लिक्विड रिसीवर एंड डिहाइड्रेटर यूनिट टाइप रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट मॉडल नेम RMPO 407C अब यूनिट मॉडल नेम क्या है इसमें सिडवाल या फिर लॉयड फेडरर या फिर दौलत राम नहीं लिखा होगा इसमें लिखा रहता है क्या इसमें रेफ्रिजरेंट यूज हो रहा है उसी अकॉर्डिंग इसका नाम है जैसे RMPO 407C मींस 407C refrigerant is being used as refrigerant in such type of RMPO. Cooling capacity 80,000 British thermal unit per hour. Power supply 415 volt plus minus 5% AC 3 phase 50 Hertz. Power consumption cooling 13 kilowatt and heating 6 kilowatt. पावर कंजम्पशन है ना कितना था 6.6 किलोवाट जो है हेलो हाँ अच्छा अभी मैं क्लास में हूँ बाद में बात करता हूँ 1 घंटा आपसे
प्रतीक अब यहाँ नहीं है इसका। ओके 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 ओके। यूनिट टाइप ओके। पावर कंजम्पशन कूलिंग में बताया ना मैंने, 6.6 किलोवाट का क्या है, एक आरएमपीयू में 3.3 का एक है, तो टोटल पावर कंजम्पशन कितना हो गया कूलिंग में 13 किलोवाट और हीटिंग में 6 किलोवाट। तो ये साइमल्टेनियसली नहीं चलता है इसमें, खास करके आईसीएफ कोच में। तो यदि कंप्रेसर चलता है तो हीटर नहीं चलेगा, और हीटर चलेगा तो कंप्रेसर नहीं चलेगा। जबकि एलएचबी कोच में थ्रू आउट द ईयर कंप्रेसर चलता है और हीटर भी चलता है। हीटर क्यों चलता है? जो आरएच है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, उसको कंट्रोल करने के लिए। एयर फ्लो रेट कंडीशनड एयर 4200 क्यूबिक मीटर पर आवर CMPH। रेफ्रिजरेंट सर्किट R407C 3 kg per hour, 3 kg per unit per compressor। डायमेंशन लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ये आरएमपीयू का डायमेंशन यही है 2.15 मीटर एंड 2 लेंथ जो है, विड्थ जो है 2.1 मीटर एंड हाइट जो है 0.65 मीटर। वेट 620 kg, ये सिडवाल मेक का जो आरएमपीयू है उसका वेट है फुल लोड। एंड फ्रेश एयर क्वांटिटी 18 मीटर क्यूब पर मिनट। कंपोनेंट्स क्या क्या लगे हुए हैं आरएमपीयू में? स्क्रॉल कंप्रेसर ZR61 मॉडल, 2 नंबर्स, एक आरएमपीयू में 2 कंप्रेसर रहता है, और इस ढंग का 2 आरएमपीयू रहता है एक कोच में। तो अभी तो कंपोनेंट्स आरएमपीयू में क्या क्या है, एक आरएमपीयू में वो दिखा रहा है इसमें। तो कंडेंसर यूनिट 2 है, कंडेंसर फैन मोटर 2 है, केवल इवेपोरेटर फैन मोटर जिसको ब्लोअर मोटर बोलते हैं वो एक है, और सब कुछ 2 है। और साथ साथ एक कंपोनेंट्स है कूलिंग एंड हीटिंग थर्मोस्टेट, ये भी एक सेट ही है। ये टेम्परेचर सेंस करता है और रिटर्न एयर के पास रहता है, और उसी अकॉर्डिंग जो है यदि ऑटो मोड में डाला हुआ है पावर पैनल में, मतलब कंट्रोल पैनल में, तो क्या होगा, वो ऑटो मोड में हीटिंग या कूलिंग काम करता है। और वो कैसे करता है? जो रिटर्न एयर में लगा हुआ टेम्परेचर सेंसर और थर्मोस्टेट, उसी अकॉर्डिंग ये कूलिंग और हीटिंग वर्क करता है। ओके, अब AC कंट्रोल पैनल फॉर RMPU ELPS स्पेक AC04 REV3 में 2009। अब देखिए जो RMPU का मतलब कन्वेंशनल कोच का RMPU है, उसमें पावर का 2 प्रोविजन है, एक हो गया पावर सर्किट और एक हो गया कंट्रोल सर्किट। तो पावर जो है 3 फेज पावर है, जिस पर की वर्क करता है RMPU, वो क्या है 3 फेज 415 वोल्ट पावर। और जो असिस्ट करता है RMPU को चलाना, अब डायरेक्ट पावर तो हम नहीं दे देंगे, पावर यदि डायरेक्ट हम दे देंगे तो क्या है, चलेगा जरूर, लेकिन क्या होगा, आखिर जो भी सिस्टम है वो किस पर चल रहा है, पावर पर ही तो चल रहा है। क्यों? यदि कंट्रोल पावर नहीं रहेगा तो क्या होगा बताइए, चलेगा कि नहीं? नहीं चलेगा? चलेगा, बिल्कुल चलेगा, चलता तो हर हमेशा है पावर पर ही, लेकिन ये सेफ्टी इंश्योर करता है और एक सीक्वेंस मेंटेन करता है जो कंट्रोल सर्किट है। क्यों? यही है ना, जो कॉन्टेक्टर्स है, मेरा कोई भी ऑटो फंक्शंस नहीं होगा, वो जब भी ये 3 फेज पावर सर्किट जो डायरेक्ट पावर वाला प्रोविजन है, उसमें पावर देंगे तो चलेगा, नहीं देंगे तो नहीं चलेगा। लेकिन ये कंट्रोल सर्किट के थ्रू यदि पावर जाएगा तो वो ऑटो फंक्शन होगा,
ऑटोमेटिक जो है कंप्रेसर ऑन होगा, ऑटोमेटिक जो है ऑफ होगा, एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम। होगा कि नहीं? यही है ना? तो 3 फेज एसी पावर सर्किट जो है इसमें 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई इज यूज्ड टू ऑपरेट 2 स्क्रॉल कंप्रेसर, 1 डबल शाफ्ट ब्लोअर मोटर, 2 हीटर्स एंड 2 कंडेंसर मोटर्स थ्रू 6 कॉन्टेक्टर्स। अब कॉन्टेक्टर्स में जो पावर जाता है वो कंट्रोल सप्लाई जाता है, एंड द इक्विपमेंट्स आर प्रोटेक्टेड बाय यूजिंग MCBs and overload relays. Single phase control circuit, a step down transformer of 415 volt by 110 volt 400 VA used for control circuit contactors। अब देखिए यहीं पर लगा हुआ है एक 400 VA का ट्रांसफार्मर है जिसका कि इनपुट सप्लाई जो है 415 वोल्ट है और आउटपुट जो है 110 वोल्ट AC है, और यही 110 वोल्ट AC जितना भी कंडक्टर्स है 6 कंडक्टर्स है उसमें उसके मैग्नेटिक कॉइल को एनर्जाइज करता है, और उसके बाद जो है मेरा जितना भी कंप्रेसर है, कंडेंसर है, ब्लोअर है, ये चलता है। ठीक है। AC कंट्रोल पैनल, ये रोटरी स्विच लगा हुआ है, इससे स्विच देते हैं तो ये पावर ऑन होता है, इसका पावर ऑन होगा, उसके बाद फिर ये कंट्रोल पावर ऑन होगा, इसके बाद मेन पावर ऑन का भी है एक, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक टाइमर, कंप्रेसर बाईपास स्विच, RMPU साइड हार्टिंग कनेक्टर्स, पावर एंड कंट्रोल हार्टिंग कनेक्टर। ये ऑपरेशन देखिए कैसे कैसे है। रोटरी स्विच 1 मेन ऑन ऑफ टू स्विच ऑन ऑफ मेन सप्लाई KCE एम्पियर का है। रोटरी स्विच 2 ऑन ऑफ टू स्विच ऑन ब्लोअर। रोटरी स्विच 3 12 एम्पियर टू 30 वोल्ट 4 पोजीशन टू सेलेक्ट ऑटो, मैनुअल हीट, मैनुअल कूल और वेंट। ये रोटरी स्विच जो है इसका 4 पोजीशन है। ऑटो पोजीशन में डालने के बाद क्या होगा, ऑटो जब टेम्परेचर 23 डिग्री और 25 डिग्री सेंटीग्रेड रीच हो गया कंप्रेसर का, तो ऑटोमेटिक जो है कंप्रेसर ऑन ऑफ होगा। लेकिन यदि मैनुअल कूल में मैनुअल हीट का प्रोविजन जो है हटा दिया है, मैनुअल हीट जो पोजीशन है ये बाईपास कर दिया है इसको, तो ये अब हीटिंग, अब आप बोलेंगे कि हीटिंग काम कैसे करेगा, तो हीटिंग काम करेगा बिल्कुल, लेकिन एक हीटर का MCBs लगा हुआ है उसको ऑन रखेंगे और इस रोटरी स्विच का पोजीशन जो है ऑटो में रखेंगे, तो टेम्परेचर जैसे ही 19 डिग्री टू 21 डिग्री सेंटीग्रेड आएगा, विंटर में आएगा ये चीज, तो हीटर जो है ऑटोमेटिक चलेगा। लेकिन आप चाहेंगे कि हम इसको मैनुअल हीटिंग में डालें, तो ये प्रोविजन बाईपास किया हुआ है। ठीक है। और यदि वेंट मोड में डालेंगे तो केवल ब्लोअर चलेगा मेरा, कोई भी न कंप्रेसर चलेगा न हीटर चलेगा। राइट। अब रोटरी स्विच 4 12 एम्पियर टू 30 वोल्ट टू सेलेक्ट द वर्किंग ऑफ कंप्रेसर, टू पोजीशन एज compressor 1 and 2 on compressor 1 bypass 3-way without off compressor 2 bypass। अब मैनुअल कूलिंग क्या है, अब 23 और 25 डिग्री से पैसेंजर खुश नहीं और हंगामा कर रहा है, तो उस कंडीशन में अब उसको टेम्परेचर बढ़ा और घटा सकते नहीं है इसमें ICF कोच में, तो क्या करना होगा, इसमें 23 डिग्री कट आउट और 25 डिग्री जो कट इन है उसको आप छेड़ नहीं सकते हैं ICF कोच में, इसका कोई प्रोविजन ही नहीं है, क्योंकि वो तो टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ उसी अकॉर्डिंग उसका सेटिंग है,
तो क्या करते हैं, इसके लिए मैनुअल कूलिंग मोड में डालते हैं। मैनुअल कूलिंग में डालने से क्या होगा, कंप्रेसर जो है कंटिन्यूड रहेगा और कूलिंग होते ही रहेगा, और तब तक होते रहेगा जबकि पैसेंजर जो है मना नहीं कर देगा, बहुत ठंडा लग रहा है कंप्रेसर बंद कर दीजिए। ऐसे जनरली हमेशा सुना जाता नहीं है, उतना पैसेंजर बोलेगा, लेकिन अब कुछ अटेंडेंट है बहुत ज्यादा प्रेशर बना दिया, उसको रूट में चलना है तो फिर तो कुछ करना पड़ता है। तो ये है चीज, ठीक है। यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत है? नो सर। ओके। नो सर। ये देखिए सभी रोटरी स्विच का पोजीशन है, जैसे 1 2 3 4 बताया मैंने। तो 1 देखिए यही है स्विच, ये यहाँ पर 1 क्या है 60 एम्पियर का, यही मेन सप्लाई का है ये, ठीक है। ये ऑन ऑफ पोजीशन है इसका रोटरी स्विच 1। इसको ऑन करेंगे तो क्या होगा, मेरा 3 फेज सप्लाई जो है वो मेरा ऑन होगा, और इसके ऑन होगा तो इसका कैसे है टेस्टिंग, नीचे में लगा हुआ रहता है 3 ठो एलईडी और उसके ऊपर में ग्लास लगा हुआ रहता है, तो RYB ग्लो करेगा। तो इसका मतलब समझ जाइए आपका 3 फेज सप्लाई ऑन हो गया। और ये ऑन ऑफ टू स्विच ऑन ब्लोअर, ये रोटरी स्विच 2 जो है ये ब्लोअर का ऑन का है। और ये 3 जो है 12 एम्पियर टू 30 वोल्ट, ये वही पोजीशन है, इसका पोजीशन रखना, वेंट में रखना है या फिर जो है ऑटो में रखना है या फिर ऑटो कूलिंग रखना है, ऑटो हीटिंग तो होगा नहीं। तो ये चीज है। और ये जितना भी एलईडी ब्लिंक देख रहे हैं इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, HP कटआउट, हीटिंग, कूलिंग, सब कुछ जो है ये इंडिकेशन है। और किसके कारण ट्रिप किया हुआ है, मान लीजिए कंप्रेसर ट्रिप है HP, तो कंप्रेसर 2 HP के कारण ट्रिप है, तो ये रेड जो है दिखेगा। अब ऑपरेशन ऑफ द यूनिट, ऑपरेशन कैसे जो है हम RMQ कैसे चलाएंगे ये सभी को जानना चाहिए एसी में। तो स्टेप 1 सबसे पहले क्या है, स्विच ऑन द मेन सप्लाई बाय पुटिंग रोटरी स्विच 1, जो रोटरी स्विच 1 देखे हैं उस स्विच को ऑन पोजीशन में डालेंगे। दिस विल कॉज द रेड, येलो एंड ग्रीन पावर सप्लाई इंडिकेट्स टू ग्लो। ये यदि सही है, पावर सप्लाई आ रही है, इन्वर्टर ऑन है, बैटरी हेल्दी है, तो इसको ऑन करने से क्या है, जो 60 एम्पियर का स्विच है रोटरी स्विच, इसको ऑन में डालने से पावर सप्लाई 3 फेज आ गया। ठीक। अब स्टेप 2 क्या है, स्विच ऑन द पावर कंट्रोल MCBs are on and the power on red LED is on। अब ये तो पावर खुद ही हो गया, इसको यदि स्विच ऑन 1 बड़ा रोटरी स्विच को ऑन कर दिए तो पावर ऑन हो गया। इसके साथ अब क्या करेंगे, एक कंट्रोल सर्किट का भी स्विच है उसको ऑन करेंगे। ठीक। आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। नो साउंड। बता रहा हूँ कि हाँ हम हैं। हेलो।
अबे आवाज ही नहीं आ रही इनकी। No clear sound, sir. Hello. No sound, sir. No sound. No sound. सर आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी सर, कुछ भी। वही होगा जो तकदीर में लिखा होगा। मुंशी जी ये तो मिसरा हो गया, जरा शेर पूरा कीजिए तो।